सुप्रभातम बच्चों, मैं हूं तपस्विनी त्रिपाठी। आज की इस हिंदी कालांश में आप सभी को स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के एक विषय पढ़ेंगे, यानी कि प्रसंग के बारे में आलोचना करेंगे, जिसका नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमण। कवि यानी कि लेखक का नाम है धीरंजन मालवीय। धीरंजन मालवीय जी बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में बहुत सारे जीवनी लिखे हैं। तो उनमें से एक है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमण जी के बारे में। तो चंद्रशेखर वेंकटरमण जी 11 साल के उम्र में मैट्रिक पास किए थे और वो प्रथम वैज्ञानिक थे, यानी कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और उसके बाद उनके मन में ये प्रश्न आया था कि आखिर समुद्र का जो जल है वो नीला क्यों है। जो प्रश्न आया था उसको सुलझाते सुलझाते वो वैज्ञानिक बन गए, यानी कि विश्व विख्यात बन गए, जिन्हें हम जानते हैं रामन प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो पहले हमें पता चला है कि कैसे 1921 में वो समुद्री यात्रा पर निकले थे और उसके बाद उनके मन में ये प्रश्न आया था। और उसके बाद रामन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यानी कि 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। और उनके पिता जो थे वो गणित और भौतिक के शिक्षक थे विशाखापत्तनम में। और पिता इन्हें बचपन से ही भौतिक और गणित विषय पढ़ाते थे, इसलिए उनका प्रभाव उन पर पड़ा था। ठीक है, और एक बात है कि उन्होंने पहले अंग्रेजी और उसके साथ साथ अंग्रेजी के साथ साथ भौतिक विज्ञान जो है उन दोनों विषय में उन्हें स्वर्ण पदक मिला था और बहुत सारे परीक्षाओं में वो उच्च अंक भी लाए थे। ठीक है, तो बचपन से ही रामन जी के मन में, उनके मस्तिष्क में विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन था, यानी कि वो बचपन से ही किसी चीज को देखते थे तो उसके बारे में सोचते थे, उसको सुलझाने में लग जाते थे। तो इसी प्रकार उनके दिल की इच्छा थी कि अपना पूरा समय शोध कार्य में ही बिताए। तो उस वक्त जितने भी प्रतिभावान छात्र थे वो सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि ये जो प्रतिभावान छात्र थे वो चाहते थे कि अच्छी नौकरी करे और उसके साथ साथ अच्छा तनख्वाह के साथ सारी सुविधाएं मिले। तो जो चाहते थे चंद्रशेखर वेंकटरमण जी, उन्हें ये शोध कार्य में सारी जीवन को बिताना उनके लिए संभवपर नहीं था, क्योंकि शोध कार्य करते हुए उन्हें करियर के रूप में उसे अपनाने के लिए कोई खास व्यवस्था उस समय नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने सरकारी नौकरी करने लगे, जो कि वित्त विभाग में, भारत सरकार के वित्त विभाग में वो अफसर बन गए। और उनकी जो तैनाती यानी कि नियुक्ति कलकत्ता में ही हुई। वित्त विभाग का अर्थ है आय व्यय का हिसाब करने वाला, जो इनकम टैक्स के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी करने लगे। तो कलकत्ता में जब वो सरकारी नौकरी करने लगे तो वहां पर एक बहू बाजार था। बहू बाजार में एक इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। वहां पर वो जाते थे, यानी कि जब उन्हें ऑफिस से फुर्सत मिलता था वहां पर वो जाते थे और वहां अपना शोध कार्य करते थे। वहां पर बहुत सारे कामचला उपकरणों के साथ वो कार्य करते थे, यानी कि वहां पर बहुत कम उपकरण था, उसके सहारे वो अपना कार्य करते थे, जिसे कि हठयोग कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें पता चला है कि कैसे वाद्य यंत्रों पर उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों के मन में था कि हमारा जितने भी वाद्य यंत्र है भारत में वो घटिया है, उस सोच को उन्होंने हटाया था मन में से। तो वो वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने जब इस नौकरी में थे उसी वक्त उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। उन्हें प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी ने इस प्रतिभावान युवक को देखकर उन्हें
बताया कि आपके लिए विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ है, आप उसमें क्या कर लीजिए, यानी कि वहां आप आ जाइए। तो एक कठिन व्यापार थी कि एक सरकारी नौकरी को छोड़कर एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद हासिल करना, ये यानी कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे कि यानी कि चुनना एक कठिन व्यापार था, क्योंकि वहां पर बहुत सारी सुविधाएं थे। सरकारी नौकरी में बहुत सारी सुविधाएं थे, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर के पद में उतना सुविधा नहीं था। फिर भी उन्होंने रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में नौकरी करने आ गए। और उसके बाद यानी कि उन्हें बहुत सारा समय मिला, यानी कि वो सरस्वती के साधना करने लगे, ज्ञान की देवी है सरस्वती, उनकी साधना करने लगे। और उसके साथ साथ 1921 में वो समुद्र यात्रा पर निकले थे, और उसके बाद ही उन्होंने रामन प्रभाव की खोज की, और उसके बाद ही वो विश्व विख्यात बन गए। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे कि रामन की खोज जो थी एक क्रांति के समान थी। ठीक है, और रामन की खोज की वजह से पदार्थ और अणु और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन भी सहज हो पाया था। ये हमें पहले से पढ़ चुके हैं। तो उसके साथ साथ हमें पता चल चुका है कि कैसे रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिक की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कार और सम्मान की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई, और ठीक अगले ही साल उन्हें विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले थे, जैसे रोम का मीतुसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में भारत को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी कि रामन जी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। तो उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेज का गुलाम था। तो उसके बाद भारतीय संस्कृति से भी रामन जी का बहुत गहरा लगाव रहा। यानी कि वो दक्षिण भारत के जितने वो जो पहनाव है उसको नहीं छोड़ा, पहचान यानी कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध के बाद भी उन्होंने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे, यानी कि वो कट्टर शाकाहारी थे, यानी कि और उसके साथ साथ मदिरा से भी सख्त परहेज करते थे, घृणा करते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया। तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों। यानी कि जब उन्हें नोबेल पुरस्कार पाने के लिए उन्होंने स्टॉकहोम गए थे तो वहां पर उन्हें उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें परिहास किया गया। तो उन्होंने वहां पर जो लोग आयोजक थे उन्होंने परिहास किया था कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने में परहेज क्यों। यानी कि उन्होंने ही तो हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी कि अल्कोहल को लेकर ही उन्होंने बहुत सारे चीजें यानी कि रामन प्रभाव का प्रदर्शन हमें किया है, जो कि उसको सुलझाने के लिए उन्होंने अल्कोहल का भी प्रयोग किया है। फिर भी हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों हो रहा है। तो रामन का वैज्ञानिक, यहां तक हम पढ़ चुके थे पहले से ही। तो रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोग और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। यानी कि रामन जी का जो व्यक्तित्व था तो प्रयोग और शोध पत्र लिखन तक ही सीमित नहीं था। यानी कि वो उसके साथ साथ और भी कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे? उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। यानी कि उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी, राष्ट्र के बारे में वो सोचते थे, और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे।
वो उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के प्रभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। यानी उन्हें, जैसे कि हम सब जानते हैं, बचपन में जितने भी असुविधाएं हम सामना करते हैं उन सब असुविधाएं हमारे याद में रह जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार उन्हें अपने शुरुआती के दिन हमेशा ही याद रहा, क्योंकि जब वो बहु बाजार में उस प्रयोगशाला में जाते थे, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, वहां पर जाते थे, तो वहां पर उन्हें बहुत सारे असुविधाएं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर प्रयोगशाला में बहुत कम उपकरण था, साधन का अभाव था। ठीक है, तो इसीलिए संघर्ष करना पड़ता था उस वक्त। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की। यानी कि इस वजह से उन्हें जो पहले से जो असुविधा का सम्मुखीन होना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ा था, इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बेंगलोर में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। यानी कि बेंगलोर में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका नाम है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना की थी किसने? यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रामन जी ने। ठीक है, तो भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स और इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्र का मार्गदर्शन किया। यानी कि भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया? यानी कि अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। बहुत सारे छात्रों को उन्होंने मार्ग दिखाया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, और उसके साथ साथ भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया। भौतिक शास्त्र में जो अनुसंधान करने के लिए उन्होंने बढ़ावा देने लगे। इसीलिए वो इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक एक शोध पत्रिका की प्रारंभ की। उन्होंने एक शोध पत्रिका की प्रारंभ की थी जिसका नाम था इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। उसके साथ साथ जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्र ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। हम सब जानते हैं कि एक दिया से हम बहुत सारे दियों को जलाते हैं, यानी कि एक दीपक को लेकर हम बहुत सारे दीपक को जला पाते हैं। तो उसी प्रकार ही चंद्रशेखर रामन जी ने यानी कि वो एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे दीपक को जलाया। कहने का मतलब है बहुत सारे छात्रों के मन में ये उज्जीवित किया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे भौतिक विज्ञान को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। यानी कि उनके मार्गदर्शन से ही बहुत छात्र आगे बढ़े और उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। यानी कि विज्ञान के प्रचार प्रसार करने के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। करेंट साइंस याद रखिए। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। यानी कि रामन प्रभाव के केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। जैसे कि हमें पता चला कि रामन प्रभाव में एक वर्णीय एक प्रकाश को डालने से कैसे उसके रंग में उज्ज्वलता कब वो खो देती है या कब पा जाती है। तो उस प्रकाश के बारे में उन्होंने जो पूरे मार्गदर्शन किए हमें कि कैसे यानी कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण जब एक रबेदार से जाता है या कठिन पदार्थ के अंदर जाता है तो उसमें कैसे उसका रंग में परिवर्तन आ जाता है, तरल में जाता है तो उसका भी रंग में परिवर्तन आता है। तो उसके बारे में उन्होंने जो बताया था हमें, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को भी आलोकित किया था। उसी प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तित्व के विकास से, उनके व्यक्तित्व के प्रकाश से ही, किरणों के से ही पूरे देश को आलोकित किए थे और प्रभावित किया था भी, बहुत सारे लोगों को भी प्रभावित किए थे। तो उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1917 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। यानी कि उनकी मृत्यु, हम सब जानते हैं कि ये मर्त्य मंडल है, यानी कि यहाँ पर जो भी आता है एक ना एक दिन वो चला जाता है। तो उसी प्रकार उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1917 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई थी।
तो रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। चंद्रशेखर वेंकट रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रहे विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर वे वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। यानी कि वो बोलते थे कि हमारे आसपास बहुत सारे चीजें हैं, उन सब के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनकी छानबीन करना चाहिए, ठीक है, और उससे वैज्ञानिक दृष्टि से हमें देखना चाहिए। जैसे कि उनके मन में ये प्रश्न आया था, क्योंकि जल को सब देखते थे, समुद्र के जो जल है उसको सब देखते थे, लेकिन किसके मन में ये नहीं आया था कि उसका रंग नीला ही क्यों है। उनके मन में ये आया, तो उनके मन में ये जो प्रश्न आया उसके बाद ही उन्होंने वह विश्व विख्यात बन गए। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे चीज है, उन सब के बारे में हमें सोचना चाहिए। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसे न जाने कितने ही चीजें बिखरे पड़े हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे चीजें हैं जो कि अपने पात्र की तलाश में है। वो ढूंढ रहा है कि कौन मेरे पास आएगा और मेरे बारे में सोचेगा और मेरे अंदर जो है उसे बाहर प्रकट करेगा। तो इसीलिए ये हमारे आसपास बहुत सारे चीज है, वो पात्र की तलाश में है। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छिपे वैज्ञानिक रहस्यों का भेदन करने की। यानी कि ये जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, रामन के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए और उसके साथ साथ प्रकृति के बीच छिपे वैज्ञानिक रहस्यों का भेदन करने के लिए। प्रकृति के बीच में बहुत सारे चीज है जो छिपे रहस्य है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। उसका जो उसके अंदर जो भी है उसे भेदन करके उसके अंदर क्या है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।